अस्सलामुअलैकुम। जी तो नाज़रीन, मेरा नाम है ज़ीरक मुश्ताक और आप इस वक्त जिस चैनल पे मौजूद हैं उस चैनल का नाम है पर्सनल टॉक। जैसा कि आप सब जानते हैं, पर्सनल टॉक में हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनसे हम अपनी यूथ को इंस्पायर कर सकें। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो एक कंटेंट राइटर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल का मतलब अपने लोगों को, अपनी यूथ को इंस्पायर करना है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि आज हम अपने गेस्ट से कुछ इस तरह के सवाल करें ताकि हमारी यूथ उससे इंस्पायर हो और उससे फ़ायदा उठा सके। तो मुझे मैस कॉम की ऑफर हुई थी कि आप उसमें आ जाए, लेकिन फिर मेरा इंटरेस्ट मुझे बिज़नेस में, फाइनेंस, अकाउंट्स वगैरह में, तो फिर मैंने बीबी ऑनर्स की सिलेक्शन की। उसके साथ एसीसी की एफिलिएशन और मेंटरशिप मेरे पास चल रही है। और सात समंदर पार बैठा हुआ दूर का रिश्तेदार भी होगा ना, सक्सेसफुल होगा, तो आप इधर बैठ के बोलोगे कि हाँ फलां बंदा मेरा रिश्तेदार आ जाता। बाकी इस सोच की वजह से एक बंदा दूसरे से नफरत तो नहीं कर सकता। अगर किसी को कोई हेल्प है, मेरी उसके साथ लड़ाई भी है ना, उसको कोई हेल्प चाहिए, मैं उसकी हेल्प करके उसको खुदा पूछता है कि मैं लड़ाई वाला कोई चक्कर नहीं होगा कि फलां काम करना तो बस करना है, इलीगल लीगल जो भी है वाटर। तो फेवर लेने का तो चक्कर ही नहीं है। फेवर का मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ कि भाई अगर तुम टैलेंटेड हो ना तो मैं किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पैरों में बैठने का रिवाज है ना, ये उनमें होता है जिनको पता होता है कि भाई इसके बगैर हमारा गुजारा है। जो टैलेंटेड है ना, वो खामोशी अपना काम करता रहता है, दुनिया मानती है कि ये बंदा ऐसा है और एडमायर भी करती है। तो अगर आपका टैलेंट मेरा फेसबुक पेज है नवाज ऑफिशियल के नाम से, ट्विटर पर भी नवाज ऑफिशियल है। तो ज़्यादातर आप ईमेल, मुझे लोग ईमेल के थ्रू ही कॉन्टेक्ट करते हैं। दुआ करूँ कि आपका जो है ना चैनल को फेम भी मिले, आपको भी फेम मिले, उसके जो सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं वो भी मिले और लोग पसंद भी करें। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अपने कंटेंट के ऊपर आपने फोकस रखना है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और दो बड़ी एनजीओज़ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, अपना जो टाइम है वो लोगों की खिदमत के लिए दे रहे हैं। और वो कंटेंट राइटर हैं जिनका नाम है मुआज़ शहीद। जी तो मिलिए मुआज़ शहीद से। अस्सलाम वालेकुम मुआज़। वालेकुम सलाम। मुआज़ क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। जी तो मुआज़ कुछ अपने बारे में बताइए, आप क्या कर रहे हैं? ये जैसे कि आपने मुझे सबसे पहले तो आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाल के तो इस बंदाना चीज़ का जो है ना वो मान रखा है। और दूसरी बात ये कि जैसे कि आपने बताया कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ पिछले 5 साल से, उसके बाद कंटेंट राइटर हूँ। कंटेंट राइटर में ये होता है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर लिखते हो या करंट अफेयर्स के ऊपर लिखते हो, पॉलिटिक्स के ऊपर लिखते हो, इस तरह से। उसके अलावा कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, वो भी मेरे साथ कांटेक्ट में हैं और डायरेक्शंस देता हूँ उनको, लाइक जो न्यू कमर्स होते हैं स्पेशली, वो कि ये वीडियो के अंदर क्या होना चाहिए, कंटेंट किस टाइप का होना चाहिए, ट्रेंड्स क्या हैं आजकल, तो उस हिसाब से गाइडलाइन। तो
ये एक्टिविटीज़ मेरी आजकल भी यही है, और 12 माह जो है ना वो यही चलता होता है। इसके अलावा 2 एनजीओज़ हैं मेरे आबाई इलाके में। एक एनजीओ जो है वो बेवाओं के लिए काम कर रही है, और दूसरी जो है वो बच्चों के लिए काम कर रही है, उनके एजुकेशन के लिए। और जो बेवा हैं उनके लिए ये है कि उनके लिए रोज़गार का हिसाब होता है, और उनके लिए जो भी उस वक्त जो है ना वो हो सकता हो वो हम लोग करते हैं। और बच्चों के लिए है कि हम स्पेशली जो है वो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, क्योंकि आबाई इलाके जिस तरह से हमारे गांव देहात होते हैं, वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे मजदूरी जो है ना वो बच्चों से करवाई जाती है और पॉइंट आउट नहीं होता। तो फिर हमारा काम ये होता है कि हमें जहाँ से रिपोर्ट मिलती है हम लोग फिर, मैं तो आजकल ज़रा कम जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरी टीम है मोस्टली जो 2-4 और लोग हैं जो नियरेस्ट पड़ता है वो जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं। अगर नहीं होता तो फिर हम लीगल जो है ना वो भी अपनाते हैं। उसके अलावा हमारे कुछ एडवोकेट्स भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट्स में होते हैं जो कि इसके ऊपर जो है ना वो हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कानून के मुताबिक ही हमें एक्शन करना पड़ता है, कानून के मुताबिक ही चलना पड़ता है। बाकी कानून साजी के लिए या कानून पे चलने के लिए फिर पुलिस की हेल्प लेनी पड़ती है, उसके लिए फिर हमें थ्रू जो है ना किसी वकील के थ्रू ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बाई सेल्फ जाएंगे तो फिर आपकी कोई हैसियत नहीं समझी जाएगी। लेकिन चूँकि आपके साथ कोई वकील होता है, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, तो फिर वो आपके अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं कर सकते, आपकी बात को बैठ के सुना जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, और यही एक्टिविटीज़ हैं। छोटे लेवल पे भी समझ लें और इसको एक्सपेंड करके आप ले जाएं। सोशल एक्टिविस्ट जो होता है वो आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर उनकी जो है ना वो 24 घंटे नज़र होती है, किसी भी मामलात के ऊपर हो, लाइक न्यूज़ में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, या इश्यूज़ क्या हैं। लाइक आजकल कराची में बारिश की वजह से मसाइल हैं, और सिर्फ कराची में नहीं है, पंजाब के भी काफ़ी इलाका जाते हैं जहाँ पे ऐसे। तो इन सब जगहों पर हमारे डिफरेंट किस्म के जो लोग हैं टीम वर्क करके और फिर उसके ऊपर अपना काम करते हैं। जी, तो मुआज़ हमें ये बताइए, आपने जो ये एनजीओज़ के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ये आप कब से कर रहे हैं और ये आपने कब शुरू किया था? सर बात यह है कि जब मैं मैट्रिक के बाद कॉलेज लाइफ में एंटर हुआ था तो ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर के बाद उससे पहले कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था सोशल वर्क करने में, या इस तरह से कोई इंटरेक्शन नहीं थी। तो फिर सडनली ये हुआ कि कुछ लोगों से ऐसे मुलाकात हुई कि जो ये काम कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी को देख के बंदे को दिल को लगता है कि यार काम अच्छा कर रहे हैं, हमें करना चाहिए। और एफर्ट के लिए ये होता है कि आपके पास डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, आप सॉलिड होने चाहिए, यानी कि जो जिसको सादा अल्फाज में अगर कहूँ तो वो होता है कि दबंग स्टाइल होना चाहिए, यानी कि डरने वाला नहीं बंदा। क्योंकि सोशल वर्क करें या सोशल एक्टिविस्ट हों, आपको जो सीधी सी बात है वो ये है कि थ्रेट होता है। अब मतलब कि आप जब किसी के ख़िलाफ़ बात करते हैं ना तो फिर उनकी आपके ऊपर नज़र भी होती है। जी किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन करवाना चाहते हैं तो उनको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो थ्रेट भी होता है। लेकिन ज़िंदगी का जो है ना वो सीधे रास्ते पे चल के आप कभी भी कहते हैं ना अच्छा ड्राइवर नहीं बन सकते, तो जिग जैग जो है ना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ऐसे ही है, बस चल रहा है काम ऐसे। तो आपको कभी इस तरह की थ्रेट मिली है अब तक? हाँ, मिलती रहती हैं, थ्रू ईमेल्स हो गई या फ़ोन कॉल्स हो गई। इसीलिए मैं मोस्टली 6 मंथ के बाद नंबर वगैरह भी चेंज कर लेता हूँ, फ़ोन चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि IMEI से ट्रैक हो जाता है। ये कुछ टेक्निक्स और कुछ टिक होती हैं जो सिर्फ उसी को पता होती हैं कि वो क्यों कर रहा है। कहने वाले देखने वाले कहते हैं कि ये अजीब सा बंदा है, नंबर चेंज कर लेते हैं ये वगैरह वगैरह। तो उसके पीछे जो लॉजिक्स है वो मैंने आपको आज बता दी है। होती हैं, आजकल थोड़ी कम है क्योंकि मैं आजकल ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ इस चीज़ में। लेकिन चूंकि वो बात ऐसी है कि जब बंदा का एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा होता जाता है फिर आप काम नहीं करते, आप काम करने वाले को डायरेक्ट करते हैं। तो इस टाइम मेरा एज अ डायरेक्टर ही काम चल रहा है, सोशल वर्क के तौर पे या सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, कंटेंट राइटिंग में। यानी कि जहाँ पे मुझे खुद काम करना पड़ता है मैं करके देता हूँ, और जहाँ पे हेल्प करनी पड़े वो हम लोग करते हैं। तो जब आपने ये सोशल वर्क शुरू किया तो आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया था, किससे इंस्पायर होकर आपने ये काम शुरू किया था? बेसिकली जो सोशल वर्क का जो कॉन्सेप्ट है ना वो मुझे मेरे नाना से मिला था, जो कि अब काफ़ी साल हो गए हैं, वो तो उनकी डेथ हो गई है। उनका था कि वो बेवा जो थी ना औरतें, उनको फ्री राशन दिया करते थे अपनी ही दुकान से, उनकी अपनी ही दुकान, मतलब कि आर्मी से रिटायर्ड होके ना वो फिर ये काम उन्होंने स्टार्ट किया था। जनरल स्टोर जो बड़ा होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर कह लें उसको। तो उसका ये था कि जो बेवा वगैरह आती थी उनको वो फ्री राशन वगैरह देते थे, और किसी लालच या होता है ना कि सियासी मकसद के तहत नहीं। और वो पॉलिटिक्स में भी थे,
काफ़ी बार जीते भी हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल फेयर तरीके से काम किया है। इवन कोई छोटा मोटा जो होता है ना फेवर अपने बच्चों के लिए या अपनी औलादों के लिए कुछ करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वही चीज़ मेरे लिए इंस्पायर्ड आज भी जब हम अपने आबाई इलाके में जाते हैं तो हमारे से ज़्यादा हमारे जो आबाओ अजदाद हैं उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरी अपने ख़ानदान के अंदर। जी, तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि अपने आबाओ अजदाद से जो हमारे बड़े कर रहे होते हैं हम भी उनके नक्शे कदम पे चलें, तो ये बहुत बड़ी एक कह लें गनीमत होती है, अल्लाह ताला की नवाजिश होती है कि अल्लाह ताला हमें इस काम को करने के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता कि हम सोशल वर्क करें, क्योंकि हर किसी की आजकल की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो चुकी है, किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है। तो अब हम आपसे कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे, कुछ आपके पर्सनली कुछ आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आप सोशल वर्क के अलावा आप जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मतलब जो आप स्टडी कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, और जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं वो क्या हैं? जी, तो आपने एजुकेशन के बारे में सवाल किया। तो एजुकेशन में ये है कि जब मैं रिसेंटली एफएससी करके पाकिस्तान से लाहौर आया था तो स्टार्ट मैंने इसी से किया था, और अफिलिएट होने के बाद मेरा प्लान था कि यार साथ में कोई पाकिस्तानी डिग्री भी हो, क्योंकि मेरा प्लान बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान से बाहर जाने का। और व्यूअर्स को पता ही होगा कि जो आपका जो एसीसी है वो है यूके बेस्ड, और उसमें यह होता है कि एसीसी करके आप यूके, दुबई, यूएई साइड पे जो है ना मिडल ईस्ट, वहाँ पे तो आपकी सैलरी जो है ना वो कहते हैं ना 5 डिजिट्स, वो हिसाब है, 6 डिजिट्स आपकी सैलरी जो है ना वो स्टार्टिंग होती है। तो मेरा कोई प्लान नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि वालिदा की ज़रूरत से भी कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि जी ज़्यादा ही कमाना है, जितना भी कमाएंगे वो इधर ही कमाना है। तो उसके लिए फिर मेरा प्लान था कि यार यहाँ पे ना कोई पाकिस्तानी डिग्री स्टार्ट कर ली जाए। उसके लिए फिर मैंने अपने घर के पास ही एक यूनिवर्सिटी है लाहौर गेट्सन यूनिवर्सिटी, वहाँ से बीबी ऑनर्स की सिलेक्शन की। बेसिकली मैंने स्टार्ट की थी बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ ऑफ़र उस टाइम हो नहीं रही थी। तो मुझे मैस कॉम की ऑफ़र हुई कि जी आप उसमें आ जाए, लेकिन फिर मेरा इंटरेस्ट जो कि बिज़नेस में है, फाइनेंस अकाउंट्स वगैरह में है, तो फिर मैंने बीबी ऑनर्स की सिलेक्शन की थी। उसके साथ एसीसी की एफिलिएशन और मेंबरशिप मेरे पास चल रही है। इसके साथ मैंने वर्चुअल की भी मेंबरशिप ली हुई है, उसमें भी मेरी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री चल रही है, लास्ट सेमेस्टर है उसका भी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो एट ए टाइम चल रही हैं। आपकी जो सर्टिफिकेशन है, जब हमने आपके बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने देखा कि आपके पास इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं कि मुझे नाम याद रखने में बहुत मुश्किल आ गया। मतलब मुझे बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए आपके सर्टिफिकेशन, जितने आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनके नाम याद रखना। तो आप हमें बताइए कि आप इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट एक तो आप हासिल अभी तक कर चुके हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इतना ज़्यादा काम आप? सर इसमें बेसिकली चीज़ होती है कि मैं हाथ ही उस चीज़ को डालता हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट होता है। तो जब इंटरेस्ट डेवलप होता है ऑलरेडी तो फिर आपको वो चीज़ आसान लगने लग जाती है। अब मेरी डिज़ाइनिंग में थी, लेकिन मुझे अलावा नहीं था कि मैं डिज़ाइनिंग की जो डिग्री है ना प्रॉपरली वो करूँ। उसके लिए फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा पकड़ा 2-3 माह का, वो कर लिया। फ्रीलांसिंग का मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट में फ्रीलांसिंग मैंने इस नीयत से की थी कि फ्रीलांसिंग के थ्रू चूँकि बंदा अर्न कर सकता है, तो उसका फ़ायदा मैं खुद नहीं ले रहा, लेकिन मैं लोगों को सिखा के उनको जो है ना हेल्प आउट कर रहा हूँ कि यार वो खुद कमाएं। उसमें ये होता है कि एनजीओ, इसी तरह से जो हमारी एनजीओज़ है ना, हम लोग लोगों को ट्रेन इस तरह फ्रीलांसिंग सिखा के, फ्रीलांसिंग प्लस कोई और डिग्री। अब मेरे पास फ्रीलांसिंग के साथ ग्राफिक डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, क्विक बुक्स, ईआरपी अकाउंटिंग, एसएपीज़, ये बड़ी बड़ी सर्टिफिकेशंस हैं जो मैं कर चुका हूँ। और यही चीज़ें जो है ना वो मैं आगे कोशिश करता हूँ कि जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुछ इनमें सर्टिफिकेशंस हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो उसमें ये होता है कि बंदा थोड़ा बहुत लोगों को हेल्प करके उनको जो है ना पॉइंट्स, जो बड़े बड़े मेजर हिंट्स होते हैं वो सिखा दे, तो उसका ये होता है कि उनका बेचारों का हज़ारों रुपए का जो होता है ना खर्चा वो बच जाता है। और वही चीज़ वो घर बैठ के फ्रीलांसिंग के थ्रू जो है ना ऑफ़र करेंगे, अकाउंट्स लोगों को मेंटेन करके देंगे, अर्न होगा तो दुआ ही देंगे। तो ये नीयत थी मेरी। और ये सारी सर्टिफिकेशन जो है ना ये मैंने बेसिकली इसी मकसद से की हुई हैं कि जिसको भी जिस भी फील्ड से मुझे हेल्प चाहिए होगी मैं उसको बताऊँगा। और फ्री की हेल्प जो है वो आजकल करता कोई नहीं है, इसीलिए फिर मैंने इस इंटेंशन से ही काम स्टार्ट किया है कि सोशल वर्क, सोशल एक्टिविस्ट, इसका जो बुनियादी मकसद ये होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की हेल्प करें। बहुत बड़ी बात है कि एक तो लोगों की मदद करना, एक लोगों की मदद करने के लिए सर्टिफिकेट्स हासिल करना, मतलब जो उनको जिस
फील्ड में उनको मदद चाहिए उसके रिलेटेड हमें अपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, ताकि हम लोगों की उस फील्ड में भी मदद कर सके। ये बहुत बड़ी बात होती है। जी, तो मुआज़, जिस तरह आपने अभी हमारे व्यूवर्स को बताया कि आपके पास जो आपकी सर्टिफिकेशन है उसमें सैप भी शामिल है और आप अकाउंटिंग ईआरपी के लिए भी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि ये सैप और अकाउंटिंग ईआरपी अकाउंटिंग असल में है क्या चीज़? सर, सैप और ईआरपी ये दोनों एक तरह ही चीज़ें हैं, बस फ़र्क ये है कि एसएपी जो है इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। लाइक जिस तरह सीए है, सीए के अंदर मुख्तलिफ मॉड्यूल्स होते हैं, इसी तरह ये सैप है। सैप ये जस्ट लाइक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये मल्टीनेशनल कंपनीज यूज़ करती हैं। और जाहिर सी बात है, मल्टीनेशनल कंपनी को छोटी मोटी कंपनी तो नहीं होती, और उनका जो सिस्टम होता है उनके अंदर जो चल रहा होता है उसको समझने के लिए भी फिर टाइम भी चाहिए होता है। तो ये एक बड़ी प्रोफेशनल जो है ना सर्टिफिकेशन है। आप अगर सिर्फ ग्रेजुएशन और इसके साथ ये सर्टिफिकेशन करती हो तो आपको मोर देन 50,000 जो है वो आराम से सैलरी जो है ना वो ऑफ़र होती है। और जब मैंने ये कंप्लीट की थी ये एसएपी की सर्टिफिकेशन विद 6 मंथ ट्रेनिंग सेशन, हमारा इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद हमारे पास सफ़ायर की तरफ से ऑफ़र्स आई थी मुझे ऑलमोस्ट 70,000 की वो थी। उसमें ये था कि एसीसी के कुछ एग्ज़ाम्स थे वो, और प्लस ये, तो उस मतलब कहने का ये कि स्कोप है इसका। बाकी चीज़ ईआरपी है, तो ईआरपी जो है वो एक्चुअली एब्रीवेशन है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसमें 5-6 तरह के सॉफ्टवेयर्स आते हैं और ये सारे सॉफ्टवेयर्स का काम सेम है। बस फ़र्क ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर्स इंडिया में यूज़ होते हैं ज़्यादा, कुछ सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़ होते हैं। और एक तो सॉफ्टवेयर्स लाइक पीएचडी, सेज, ये जो है वो यूके सेटल्ड जो लोग हैं या वहाँ पे जो कंपनीज है वो ज़्यादा यूज़ करती हैं। यानी डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सिस्टम्स यूज़ करते हुए कंपनीज अपना काम कर रही हैं, और इसी सिस्टम्स को समझने के लिए ये छोटे छोटी जो सर्टिफिकेशंस हैं ये उन्होंने बच्चों को ऑफ़र की होती हैं, ताकि इसके थ्रू वो लोग वहाँ पर आप अपनी जॉब प्लेसमेंट जो है वो सेट कर सकें। तो जैसे कि अभी आपने बताया आपको माशाल्लाह से 70,000 की सैलरी ऑफ़र हो चुकी थी, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब इस यंग एज में अगर हमें इतनी बड़ी ऑफ़र हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो स्टूडेंट है वो छोड़ना चाहेगा। तो आपने इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? उसकी बेसिक वजह ये थी कि एक तो मैंने जो एसएपी स्टार्ट किया था करना, उसके पीछे जो मेरा मकसद था वो ये नहीं था कि मैंने इसकी बेस के ऊपर फटाफट से जो ना वो जॉब स्टार्ट कर दी, क्योंकि जो फैक्ट बात ये है कि जब एसीसी के लास्ट एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं बच्चे के, तब वो लोग ये एसएपी स्टार्ट करते हैं, ताकि जो ही एसीसी ख़त्म हो साथ एसएपी जोड़ें, अप्लाई करें और अपना करियर सेट कर लें। लेकिन मैं चूँकि दरमियान में था, मेरे पास कुछ टाइम था, कुछ मंथ थे, तो मैंने सोचा था कि फालतू बैठने से बेहतर है मैं कोई प्रॉपर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो है ना वो स्टार्ट करूं। फिर इन्फॉर्मेशन मिली, फिर मैंने ये स्टार्ट कर लिया, कंप्लीट हो गया, कुछ ऑफ़र्स आई। लेकिन उसकी बेसिक वजह वो थी कि मेरे साथ जो 2-4 लोग थे, जॉब्स 2 आई थी उन्होंने, और प्रेफर्ड एक मैं था और एक दूसरा था। लेकिन मेरे साथ 2 और लोग थे जो मेरे ख्याल से ज़्यादा एलिजिबल थे, यानी कि वो नीडी पर्सन थे। उसकी मैं आपको थोड़ी वजाहत कर दूं। वो एक जो बंदा था मेरे साथ, स्टूडेंट कह लें या आदमी कह लें, ठीक है, वो कुवैत से आया था और वो डिपोर्ट कह लें या मतलब कि वहाँ से बेरोज़गारी की वजह से वापस आ गया था, क्योंकि वो वहाँ पे जो काम करता था वहाँ के सिस्टम्स को समझ नहीं पा रहा था। फिर वो स्पेशल सर्टिफिकेशंस के लिए यहाँ पे आया था, क्योंकि ये चीज़ वहाँ पे वैल्यूएबल है। तो फिर मैंने उसको प्रेफर कर दिया कि यार मेरा फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, तो इस बंदे को, जो बेचारा बाहर से आया है स्पेशली इस काम के लिए, और पता नहीं वो उसका कोई प्लान भी नहीं था, क्योंकि उसके जगह पे कोई मौका जाने नहीं दिया आपने कुर्बानी देने का। हाँ, बस जहाँ पे एक मौका मिले कर लेना चाहिए। बाकी जो रिस्क है ना उसका वादा हो चुका है आपके साथ, वो कहीं नहीं जाने वाला। जो चीज़ आपकी किस्मत में है ना वो मिलेगी, तो बिलीव रखें। बाकी और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये होती है कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना। यही इंस्पिरेशन मुझे अपने नाना से मिली हुई है। मैं 10,000 में भी गुजारा करने वाला बंदा हूँ, मैं 5,000 में भी महीना गुजार सकता हूँ, लेकिन ये है कि दूसरों को जब देखो ना यार मेरे से ज़्यादा ये है, तो फिर आपको चाहिए कि आप उसको आगे कर दें, खुद पीछे हट दें। यही असल में सोशल वर्क की ही चीज़ होती है। अच्छा, तो मुआज़ कुछ हमें अपने बारे में ये बताइए कि हमने आपके मुख्तलिफ आर्टिकल्स में, मुख्तलिफ पोस्ट पे जहाँ पे आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, आपके पेजेस पे मैंने हमेशा से एक कोड लिखा हुआ देखा है जिसमें आपने लिखा होता है जर्नी फ्रॉम डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट थिंकिंग। असल में इसका मकसद क्या है और आप इसको क्यों लिखते हैं?
असल में जब इंसान कोई काम शुरू करता है ना, तो उसके जहन में सबसे पहली जंजीर ही ये होती है कि यार मेरे इर्द गिर्द के लोग ये इस काम अगर मैं करता हूँ तो वो तो मुझे पता नहीं क्या क्या कहेंगे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती, कोई कुछ नहीं कहता। मैं मिसाल दे देता हूँ आपको कि जब आप फैशन को अडॉप्ट करते हो, ऐसी ड्रेस चूज़ करके पहनते हो कि जो आपको खुद भी ऑकवर्ड फील हो रही होती है, लेकिन जस्ट टू कंप्लीट फैशन आप वो चीज़ अडॉप्ट करते हो। जब आप किसी ऐसे फंक्शन में जाते हो, आपकी एंट्री से ही लोग जज कर लेते हैं कि बंदा कंफ्यूज है, तो फिर वो आपके ऊपर बात करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ड्रेस वो पहनो जो आपको कंफर्टेबल हो और जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, आपका बैठना उठना बात करने का स्टाइल पूरा कॉन्फिडेंट हो। ड्रेसेस से कभी भी कोई चीज़ जज नहीं होती, ना ही किसी और चीज़ से होती है। आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, वो आपके मुंह से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके फेस एक्सप्रेशन से, यहाँ से जज किया जाता है। तो बाकी रही बात वो जो आपने बात की है, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बाकी वो सोच का है, वो उस चीज़ के पीछे मेन जो है वो ये सोच है कि यार ये जो लोगों की सोचें ज़ंजीरों के अंदर झगड़ी हुई है ना, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे फलां लोग क्या कहेंगे, फलां क्या कहेंगे, इससे बाहर निकलो, इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल अपनाओ। इंडिपेंडेंट से मुराद ये नहीं है कि गलत रास्ते पे चलना शुरू करो। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आपको पता है कि मैं ठीक हूँ, हक पे हूँ, और फिर उसी के ऊपर आपने चला। चाहे दुनिया दुनिया आपको छोड़ देती है, तनहा कर देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अकेले चलने वाला बंदा जो होता है ना, वो कामयाब होता है, क्योंकि उसकी वीकनेसेस नहीं होती, उसकी कमज़ोरियां नहीं होती। जितने लोग आप अपने साथ जोड़ोगे उतने आप कमज़ोर होते जाओगे। जब किसी को पता है ना कि भाई हम इसके साथ खड़े हैं, तब भी ये खुश है, अगर नहीं खड़े तब भी ये खुश है, तो फिर वो आपको छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको आपकी ताकत का पता होता है। लेकिन अगर हम मुख्तलिफ एंगल्स के अंदर इस बात को देखें कि हम अगर अकेले चलेंगे तो हमारी वीकनेसेस नहीं होंगी, लेकिन हमें कहीं पे हमें लोगों की ज़रूरत होती है, अपने रिश्तेदारों की ज़रूरत भी होती है, अपने दोस्तों की ज़रूरत भी होती है। तो अगर हम इस तरह से अकेले ही रहेंगे, अकेला अकेले सब कुछ करेंगे, तो जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमें हमारा साथ नहीं देंगे, तो तब क्या करें? ये भी तो एक सिचुएशन बन सकती है ना। हाँ बिल्कुल ऐसा है। मैंने एग्जांपल दी है कि लोग जब बातें करते हैं उससे आपने निजात हासिल कैसे करनी है, ठीक है। बाकी रही बात, बेसिकली ये आपका जो आप सेंटेंस लिखते हैं अपने आर्टिकल्स के अंदर, ये वो चीज़ है। हाँ मतलब कहने का ये है कि दूसरों को साथ, ये ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही दूसरों को छोड़ देना, यानी कि दूसरों की परवाह नहीं करनी कि यार फलां ने मुझे ये बात कर देनी है, मैं ये काम नहीं करता। अब कोई बंदा छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, और अब उसके जहन में अगर ये होगा कि यार ये छोटा सा बिजनेस है, खानदान वाले क्या कहेंगे, तो वो फिर बैठा रहेगा, वो कुछ स्टार्ट नहीं कर सकता। स्टार्ट करें जब आप थोड़ी सी स्ट्रगल करते हैं, आपको फेम, आपको सक्सेस मिलती है। जो लोग आपके ऊपर आज बात कर रहे होते हैं वही कल को आपके साथ आके बैठेंगे, क्योंकि एक जो मोटा मोटा हिसाब है ना, वो कुछ इस तरह से है कि रिश्तेदार करीबी भी हो ना और किसी काबिल ना हो तो कोई उसका जिक्र भी नहीं करेगा, और 7 समंदर पार बैठा हुआ दूर का रिश्तेदार भी होगा ना, सक्सेसफुल है होगा, तो आप इधर बैठ के बोलोगे कि हाँ फलां बंदा मेरा रिश्तेदार है। रिश्तेदारी थोड़ी भी होगी, आप बढ़ा चढ़ा के गोलमोल करके बातों को कैसे जकड़ा के कहेंगे जी नहीं वो तो मेरा जैसे भाई ही है। तो ये जो फ़र्क है ना, आपकी सोसाइटी ही आपके अंदर डेवलप करती है। इसलिए अब मतलब कि कॉन्फिडेंट रहना है, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करना, ये मकसद है। ये नहीं कह रहा कि छोड़ ही देना था, ना कर देना, सबको साथ लेके चलना है, लेकिन कॉन्फिडेंस अपना टूटने नहीं देना, ये चीज़। बहुत अच्छी बात की आप, बहुत अच्छी सोच है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके ना, और मैं बहुत कुछ आपसे सीख भी रहा हूँ। तो माता में ये बताइए, अभी जो सिचुएशन गुजरी है कोविड-19 की, उससे जो हमारे स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है, जो हमारी इकोनॉमी पे जो इफेक्ट आए हैं, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल, जो कोविड-19 है ये एक तरह का डिज़ास्टर सिचुएशन है इस मुल्क के लिए, और इकॉनमी बहुत डैमेज हुई है, नो डाउट। आपके जो जीडीपी है उस टाइम नेगेटिव में चल रहा है, और सिर्फ इसी वजह से, बाकी सिर्फ इसी मुल्क का ये इशू नहीं है, बाकी भी अक्सर जो ममालिक ये इस चीज़ फेस कर रहे हैं, विद इन डेज उनकी इकॉनमी कहाँ से कहाँ चली गई। उनके जो स्टॉक एक्सचेंज के जो पॉइंट्स हैं वो किस हद तक गिर गए। लेकिन यह है कि थोड़ी सी पॉलिसी मेकिंग, लेजिस्लेशन प्रोसेस, कानून साजी, पॉलिसी अच्छी बनाना एमरजेंसी के तौर के ऊपर, तो ये भी ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका जो ये सिस्टम है ये गिरता चला जाएगा। और दूसरी बात एजुकेशन की, एजुकेशन नो डाउट के डैमेज हुआ है काम, और एकदम से जो लोग रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले एकदम से घर बिठा देना 2-3 महीने, मैं खुद भी 6 महीने से टॉर्चर। असल में ना मैं भी स्टूडेंट हूँ, 2-3 महीने में 6-7 महीने हो गए हैं, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो हमारे क्लास फेलोज हैं, वो भी अब तंग आ चुके हैं इस चीज़ से कि यार घर वाले जो हैं, मतलब अब नहीं घर रहा जा रहा,
तो ये बहुत बड़ी चीज़ आ गई है। एकदम से अचानक से जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे वो एकदम से घर बैठ गए हैं, ऑनलाइन स्टडी होने लग पड़ी है, जिनको कभी ऑनलाइन जिन्होंने इससे कुछ किया ही नहीं था। जैसा कि आपने बताया आप वर्चुअल से भी कुछ डिग्रीज कर रहे हैं, आपके लिए तो कुछ इजी था, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन थोड़ी सी टफ ज़रूर होती है, क्योंकि जो बंदे रेगुलर बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाने के आदी होते हैं, एकदम से आप उनको एक कमरे में बंद करके लैपटॉप के सामने बिठा देंगे तो नो डाउट कि 3-4 घंटे बैठना कोई मजाक नहीं होता। ये वही बैठ सकता है जिसकी प्रैक्टिस होगी। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे लिए 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लैपटॉप के ऊपर या वैसे बैठ के काम करना कोई, क्योंकि मैं इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। मेरे पास असाइनमेंट्स, टास्क डिफरेंट होते हैं या वैसे प्रोजेक्ट। मेरा ख्याल है कि आप आपके जितने भी आप काम करते हैं ना उनको एंजॉय करके कर रहे हैं, तभी आपने इतनी सी उम्र में इतने सारे सर्टिफिकेट्स हासिल कर लिए हुए हैं। चीज़ को एंजॉय करोगे तो मज़ा लोगे, और उससे ये होता है कि आपको चीज़ जल्दी सीखने को मिल जाए। अब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ी सी कुकिंग करता हूँ, जब कुकिंग करने का ये होता है कि अगर आपका कुकिंग में इंटरेस्ट है ना, आप खुद ब खुद किचन में जाके कहो कि मैं ये बनाऊँ, ऐसे बनाऊँ, ऐसे बनाऊँ, ऐसे। अगर इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप जितने मर्जी काबिल बन जाओ, जो मर्जी बन जाओ, आपको किचन में कोई घुसा नहीं सकता। इंटरेस्ट बनेगा तो ही आप किचन जाओगे, भूख लगेगी तो ही किचन जाके कुछ खाओगे, कुछ बनाओगे। ऐसी है। ठीक है, वो ये इंटरेस्ट कह लें या इसको जो भी कह लें, ये जस्ट लाइक मेरे लिए भूख ही है। यानी कि मुझे डिज़ाइनिंग की भूख है तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइन की डिग्री पकड़ी। मुझे मार्केटिंग का क्रेज़ है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग लाइन पकड़ ली है। मुझे एसईओ का इंटरेस्ट है, मैंने एसईओ लाइंस पकड़ ली है। यानी कि जो चीज़ में मुझे भूख इंटरेस्ट ज़रा से इंटरेस्ट बनता है, मैं उसको पकड़ लेता हूँ साथ। तो आपके अंदर कुछ यंगस्टर्स वाला मतलब वो इंटरेस्ट नहीं आया, जिस तरह के होता है हम लोग आउटिंग पे जाएं, गैदरिंग करें दोस्तों के साथ, कुछ इस तरह का? हमने अक्सर आपके बारे में जब रिसर्च की थी तो हमें पता चला था कि आप जो है आउटिंग्स कम करते हैं, जो गैदरिंग्स हैं उनमें भी बहुत कम रहते हैं, और जो फंक्शंस हैं, इवन के जो यूनिवर्सिटी फंक्शंस हैं, आप उनको भी अटेंड नहीं करते हैं। तो इसको आपके मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है? एक्चुअली मैं कॉलेज लाइफ इतनी हद की इंजॉय कर चुका हूँ कि अब वो क्रेज़ थोड़ा सा कम हो गया है। बाकी हाँ, यूनिवर्सिटी के 2 एनुअल शो हुए हैं फंक्शंस, लेकिन मैं जो है ना वो टोकन फ़ी भर के मैं नहीं जा सका। मेरे दोस्त कहते रहे हैं कि आओ यार फ़लाँ फ़लाँ, हालांकि मेरे घर के पास है, 10 मिनट की ड्राइव पे होता है वो फंक्शन, लेकिन बस इंटरेस्ट नहीं होता। बाकी आउटिंग की बात है तो आउटिंग का हद ये है कि अगर काम है तो मैं जाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पिंडी मुझे काम था तो मैं पिंडी तक गया था, इस्लामाबाद भी नहीं गया हूँ। मरी को कागान, नारान या बला बला जो भी वहाँ एरियाज़ हैं, मैंने कभी उनको देखा नहीं, सिर्फ टीवी पे देखा हुआ है। तो आउटिंग का मुझे इतना ही बस इंटरेस्ट है, ज़्यादा नहीं है। तो मुझे वैसे लग रहा है कि आपका सोशल वर्क तो आप करते हैं, लेकिन आपका सोशल सर्कल, जो फ्रेंड्स का सोशल सर्कल है, वो काफ़ी कम है। मेरे दोस्त जो है ना, मैं सबके साथ अच्छा ही रहता हूँ। मेरा कुछ जानने वाला हो ना जानने वाला हो, दोस्त हो, क्लास फेलो हो, क्लास से बाहर का कोई बंदा हो, किसी को हेल्प चाहिए हो तो हेल्प के मामले में मैं रात को 3 बजे उठ के भी उसकी हेल्प कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। जी, इसके बारे में तो हम आपको लिए फ़ख्र से बात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आप जो दूसरों की हेल्प करने में सबसे आगे होते हैं। हाँ, तो बस वो हेल्प वाला होता है, बाकी हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है। बाकी इस सोच की वजह से बंदा दूसरों से नफरत तो नहीं कर सका। अगर किसी को कोई हेल्प है, मेरी उसके साथ लड़ाई भी है ना, उसको कोई हेल्प चाहिए, मैं उसकी हेल्प करके उसको खुदाफिज कह दूंगा, लड़ाई वाला कोई चक्कर नहीं होगा। रात के 3 बजे भी कोई कॉल करके, 2 बजे को कॉल करके काम करेगा, यार ये काम है, तो फिर मैं अगर ना करना भी चाहूँ ना, तो पता नहीं क्या कीड़ा है अंदर, वो ना नहीं करने देता। मैं उसको कहता हूँ मुझे आधा घंटा दो, मैं करके तुझे भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। असल में ना यही सोशल एक्टिविस्ट जो होता है उसके अंदर यही डिज़ायर होता है, यही कोशिश होती है कि सबसे बस लोगों की मदद करते जाएं। जी, तो मुआज़, जो एक ट्रेंड बना हुआ है आजकल सोसाइटी के अंदर, वो ट्रेंड ये है कि हम लोग अक्सर जो लोगों के मुंह से ये बात सुनते हैं कि जी जो ऑफिसर्स के बच्चे हैं सिर्फ वही ऑफिसर बनते हैं, या जो ऑफिसर्स के बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अपने करियर को सेट करने के लिए। आपके अब्बू जो हैं वो आर्मी से रिलेटेड हैं, आर्मी से उनका कॉन्टेक्ट है, तो आपको कुछ मदद मिलती है, या आप इस ट्रेंड को किस नज़र से देखते हैं? देखें, इंसान को वही बनना चाहिए जिसके पीछे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। ये नहीं है कि अब CSS ऑफिसर्स आपने देखे होंगे मोस्टली, या डॉक्टर देखे होंगे, इंजीनियर्स देखे होंगे, उनके मोस्टली बच्चे उसी साइड पे जाके बैठे होते हैं। तो फिर ये तो एक मरोसियत आ गई ना। वो तो अब अगर मेरे वालिद 18-19 ग्रेड में हैं, ऑफिसर मतलब के ग्रेड के हैं,
और कल को मैं भी उसी लाइन में चला जाता हूँ या उन्हीं के ऑफिस में किसी पोजीशन पे आ जाता हूँ, तो वो तो देखने वाले को अंडरस्टूड चीज़ है कि भाई ये फेवर ले रहे हैं। और मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा है कि हमने कभी भी जो है ना अनफेयर फेवर ली नहीं है। मतलब कि नाना थे या वो पॉलिटिक्स में थे, पॉलिटिक्स जो है वो हर जगह वो जो है ना मार देते हैं इस चक्कर में कि फ़लाँ काम करना है तो बस करना है, इलीगल लीगल जो भी है वाट एवर। तो फेवर लेने का तो चक्कर ही नहीं है ना। फेवर का मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ कि मैंने अपनी एजुकेशन की जितनी भी लाइफ है ना उसमें कभी भी गलत तरीके से भी कोई मार्क्स का टेक्निक हो मैंने वो भी नहीं लिए। मैं फ़ेल हो जाना मंजूर करता हूँ, गलत तरीके से मार्क्स लेना या गलत ज़राए से या किसी भी दूसरे जी, ये अक्सर होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो कि ये बहुत बहुत ट्रेंडिंग बात है ये कि हम जो टीचर्स को रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि पंजाबी में कहते हैं उनके तरले करते हैं, तरले करके नंबर ले लेते हैं। तो ये ट्रेंडिंग चीज़ हो चुकी है, तो ये मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। ये जो ट्रेंड है ना ये एक तरह की आदत है जो आपको हर डिपार्टमेंट में नज़र आएगी। मैं आर्मी के डिपार्टमेंट्स में जब भी गया हूँ या मतलब कि मोर देन 10 या 20 जो है ना बड़े बड़े एरियाज़ आर्मी के जहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन एरियाज़ होते हैं, यानी कि हर कोई बंदा वहाँ पे नहीं जा सकता, मैं वहाँ पे भी गया हूँ, वहाँ पे भी ये चीज़ मुझे मिली है। किसी सिविल डिपार्टमेंट में जाओगे उधर भी यानी कि ये जो उसको कहते हैं ना खुशामद वाले अल्फाज या खुशामदी या बिला ज़रूरत तारीफ़ें शुरू कर देना किसी की फेवर लेने के लिए। एक बात मैं क्लियर कर दूं अपने व्यूअर्स को भी और जितने भी लोग हैं कि भाई अगर तुम टैलेंटेड हो ना तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पैरों में बैठने का रिवाज है ना ये उनमें होता है जिनको पता होता है कि भाई इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। जो टैलेंटेड है ना वो खामोशी से अपना काम करता रहता है और दुनिया मानती है कि ये बंदा ऐसा है और वो एडमायर भी करती है। सो अगर आपका टैलेंट है वो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि मैं टैलेंटेड हूँ तो मैं हूँ। इसको ईगो नहीं कह सकते, इसको कहते हैं, मैं अपने अल्फाज में कहता हूँ इसको अपने ऊपर फ़ख्र होना, यानी कि मैं ऐसा हूँ तो भाई मैं हूँ, बात ख़त्म। मैं इस तरह इधर बैठ के उधर बैठ के सर ऐसे सर वैसे या फ़लाँ के साथ फ़लाँ से मैं राब्ते में रहता हूँ ताकि मुझे कल को फेम मिल जाए, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये टैलेंटेड लोगों का काम है। ये जो अनफेवरेबल काम करने वाले लोग होते हैं ना ये उन्हीं का काम होता है। सो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, आपको दुनिया हरा ही नहीं सकती कभी। वैसे मुझे ना अभी एक बात का ना अंदाज़ा होना शुरू हो गया अभी से ही, जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी शुरू होगी ना तो आपको बहुत सी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा इस वीडियो के बाद। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैसे भी क्रिटिसाइज एनवायरनमेंट में रह के तो ऊपर आया। अक्सर लोग कहते होंगे कि ये बहुत नेगेटिव माइंड है, लेकिन ये हकीकत है। हकीकत को आप नेगेटिविटी नहीं कह सकते। आपके डिपार्टमेंट्स में रिश्वत चलती है और मैं अगर खुलेआम कहता हूँ कि ये बंदा रिश्वत लेता है तो भाईजान ये नेगेटिविटी नहीं है, ये हक है। उसको जब तक बताओगे नहीं कि भाई तुम गलत हो, वो फिर अपनी उस गलती को सही समझता रहेगा कि हाँ ठीक है भाई लोग मुझे कौन सा बुरा कह रहे हैं। सो बुराई को बुराई कहना, अच्छाई को अच्छाई कहना, ये रिवाज जब से ख़त्म हो रहा है ना आप सही और गलत में फ़र्क छोड़ गए हो। आप सोशल मीडिया, क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया पर सारा दिन ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि लोग गलत भी कर रहे होते हैं। आप उनसे कुछ कहते हो ना कि यार ये गलत है तो वो कहते हैं भाई माई लाइफ माई रूल्स। भाई ऐसा नहीं होता है कभी भी। आपके हर अमल का इम्पैक्ट दूसरों पर पड़ रहा होता है। अगर मैं कुछ गलत, मैं शराब बेच रहा हूँ ना, अगर मुझे देखकर या मेरे से जुड़े लोग भी शराब पे लग जाएंगे तो मैं कर दूं कि जी माई लाइफ माई रूल्स, भाई ठीक है इनफरादी ठीक है, लेकिन उससे जो 10 लोग शराबी हो रहे हैं उसका सोसाइटी हमसे ही है, हम हैं तो सोसाइटी है, इसलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए ताकि जो हमारे इम्पैक्ट्स हैं वो सोसाइटी पे अच्छे पड़ें, गलत ना पड़े। जी तो व्यूवर्स, जैसे कि आज आपने देखा हमने आज मुआज़ शहीद से, जिन्होंने हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। लास्ट में मुआज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो हमने एक चैनल शुरू किया, जो हमने एक कोशिश शुरू किया कि आप जैसे लोगों से हमारी यूथ इंस्पायर हो जाए, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी किसी एक बात से या किसी हमारे एक गेस्ट से जो हम मिलवाते हैं अपने चैनल पे, अगर हमारा एक भी देखने वाला उससे इंस्पायर हो गया, उससे फ़ायदा उसको होने लग पड़ा, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब दिली तौर पे मुझे खुशी हुई है जब आपका कंटेंट मैंने पहले फर्स्ट वीडियो देखी थी तो उसी से मुझे भी अपनी वो सोशल वर्क और सोशल एक्टिविस्ट वाली फीलिंग आ रही थी। कोई भी काम हो, आप किसी दूसरे की हेल्प की नीयत से करते हैं तो वो आपको इंशाल्लाह उसके जज़ा भी मिलेगी और उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। और बाकी आपके चैनल की बात है तो दुआ गूँ कि आपका जो है ना चैनल वो उसको फेम भी मिले, आपको भी फेम मिले, उसके जो सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं वो भी मिलें और लोग पसंद भी करें। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपने कंटेंट के ऊपर आपने फोकस रखना है, यानी कि अगर आपका सोशल वर्क का कॉन्सेप्ट है
तो आपने उसी के ऊपर डटे रहना है, ठीक है। अपना और आपके जो व्यूअर्स होंगे उनका फीडबैक लाजमी देखना है, क्योंकि आपको बहुत सी इंप्रूवमेंट वहीं से मिल जाएगी। मुआज़, आप अपने कुछ पेजेस के बारे में व्यूवर्स को बता दीजिए, ताकि लोगों को अगर आपकी कुछ हेल्प चाहिए हो तो वो आपसे कांटेक्ट किस तरह कर सकते हैं। जी, मेरा फेसबुक पेज है मुआज़ शहीद ऑफिशियल के नाम से, ट्विटर पे भी मुआज़ ऑफिशियल है। तो ज़्यादातर आप ईमेल, मुझे लोग ईमेल्स के थ्रू ही कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह भी है लेकिन ज़्यादातर ईमेल के थ्रू ही करते हैं। अभी ईमेल जो है वो आप नीचे स्लाइड में शो कर देना कि जी ये ईमेल है इनके। जी वो हम नीचे स्लाइड में शो कर देंगे। मुआज़ शहीद के नाम के जो पेजेस हैं और जो उनके ईमेल हैं, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की क्यूरी हो, आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो, या आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो मुआज़ हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी आपको मेरे से कांटेक्ट करना हो किसी भी टाइम, नो प्रॉब्लम, विदाउट एनी टाइम लिमिट, यानी कि रात के 3, 4, 5, मेरी तरफ से कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, बशर्ते कि मैं जाग रहा हूँ। और मोस्टली मेरा काम ऐसा है कि मैं 2-3 बजे तक जो है ना वो जाग रहा होता हूँ, और मोस्टली इतना तक ही लोग कांटेक्ट करते हैं, बाकी बहुत कम है। नींद का टाइम मेरा 2-3 घंटे का होता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो बाकी सोशल वर्क है तो सोशल वर्क में जागना पड़ता है, और कांटेक्ट करना कोई मसला नहीं है। आपको ये सारी डिटेल्स जो है ना वो आपको इसी वीडियो के नीचे नज़र आ जाएगी, तो आप बिला झिझक जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, तो मुआज़ शहीद के जो पेजेस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। आप जाके मुआज़ शहीद ऑफिशियल के नाम पे जो फेसबुक पेज है आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। जी, तो व्यूवर्स, जैसे कि आपने देखा आज हमने मुआज़ शहीद से बातें की, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले इंस्पायर होंगे कि उन्होंने अपनी छोटी सी एज में इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हासिल कर लिए हैं, इतनी ज़्यादा उनकी क्वालिफ़िकेशन हो गई है, और वो सोशल वर्क कर रहे हैं, और माशाल्लाह से वो अपनी जो जॉब्स की ऑफ़र हो रही हैं, यहाँ तक वो कुर्बान कर देते हैं कि जिनको ज़रूरत होती है वो उनको दे देते हैं अपनी जॉब, जो उनको जॉब लेटर आता है उनके लिए। तो हम सबको चाहिए हम लोगों की मदद करें, सबसे पहले इंसानियत को रखें, उसके बाद अपनी दूसरी चीज़ों को लेकर आएँ। तो जैसे कि आपको मुआज़ ने बताया, हम फीडबैक ज़रूर लेना चाहिए। तो आप हमें बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपने आज हमारी वीडियो से क्या सीखा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी नए यंगस्टर से, जो कि आपके लिए इंस्पायरेशन का सोर्स होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे गेस्ट मुआज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तैयारियां होने लगी है जाने की, और ज़ीरक भाई की स्पीडें बढ़ गई हैं माशाल्लाह से। तो ज़ीरक भाई टाइम 5:05 हो गए, मेरे ख्याल से टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो 2 से 3 घंटे हमें लग जाएंगे पहुंचने में। हमारी तैयारियां शुरू हैं अब जाने के लिए। तो ज़ीरक भाई कहाँ पे आए हैं आज हम? लाहौर आए थे अपने दोस्त से मिलने, तो जिनका हमने आज इंटरव्यू किया, और उनका इंटरव्यू अगर आपने देखना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो कि आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है इंशाल्लाह। हमें आप लोगों को जैसे कि जानते हैं, हमारी जो भी वीडियो होती है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन इस वक्त में बहुत जल्दी में, क्योंकि हमें बहुत देर हो गई है जल्दी। जी बिल्कुल, ज़ीरक भाई को बहुत ज़्यादा जल्दी है, इमरजेंसी में हमें अब जाना पड़ रहा है। तो आपको इसकी वीडियो जो है लिंक में मिल जाएगी। तो ज़ीरक भाई, इस टाइम हम कहाँ पे हैं, कौन सी लोकेशन पे आप? जी, इस टाइम हम जो है DLP फेज़ 6 में है, तो कुछ ही देर में इधर से निकलने लगे हैं। ये हमारे आज मुआज़ के ऑफिशियल पेज के साथ भाई वो हमारे लिए पिज़्ज़े का अरेंज किया, तो वो सेंटर में रख कह रहे हैं बैग में रख ले। ये माशाल्लाह इनकी मोहब्बत है, खाने के लिए टाइम नहीं है, तो इसलिए तो रहने दो, बोतल रहने दो भाई यार, कोई मसला नहीं। ठीक।